हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए स्पॉटिंग एरर्स के बारे में बताऊंगा। और ये स्पॉटिंग एरर मैंने जो पिक की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर है। और आपके जो नेक्स्ट फोर्थ के में एग्ज़ाम है, लाइक IBPS क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम्स हैं और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के एरर्स आपके डेफिनेटली आएंगे। और कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसमें मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा और इनको करके आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर इन सभी एग्जाम्स में कर सकते हैं। तो ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये कुछ मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किए हैं और ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और इन मॉक टेस्ट को यदि आप करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस 100% हो जाएंगे, मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि पूरा इसमें कंटेंट जो डाला है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाला है। और इनके थ्रू जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में इनके थ्रू आप अपनी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इसमें आप असेसमेंट भी कर सकते हैं, कितने आपने किए, कितने आपके सही निकले, कितने आपके गलत निकले। ठीक है, तो आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करेंगे इन मॉक टेस्ट के थ्रू तो डेफिनेटली आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और ये साइट है, ये मैंने नीचे जो एड्रेस दिया हुआ है www.test.englishaadvantage.in, इस साइट पर जाके आप ये टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी बहुत ही कम प्राइस है, इसकी ना के बराबर प्राइस है, मतलब ऑलमोस्ट आप फ्री ही समझिए। 399 इसकी प्राइस इसलिए हमने रखी है इसकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी सक्सेस इंश्योर कर सकें। और सभी एग्ज़ाम के लिए आप ये ले सकते हैं, सेक्शनल कट ऑफ के लिए भी, मतलब सेक्शनल टेस्ट के लिए भी ले सकते हैं और फुल लेंथ टेस्ट के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। IBPS क्लर्क मेंस के लिए, SSC के लिए, SBI PO के लिए, RRB RBI के लिए, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए और सभी सब्जेक्ट्स की आप ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। तो ये वेबसाइट का नाम नीचे लिखा हुआ है, ये जब आप टाइप करेंगे तो सीधे आप साइट पर पहुंच जाएंगे और वहाँ से जो भी आपको चाहिए, हिंदी मीडियम में आप करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, या जिस भी एग्ज़ाम की करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर इसको लें, ज़रूर प्रैक्टिस करें। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और यदि आपको सफलता चाहिए तो ज़रूर इसको आप करें, इसको आप छोड़ें नहीं, क्योंकि सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट मॉक टेस्ट के थ्रू ही तैयारी करते हैं। देखिए, लर्निंग तो ज़रूरी है, लेकिन लर्निंग के बाद आपका असेसमेंट होना भी ज़रूरी है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसी की है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, ठीक है, तो वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही इंश्योर कर सकते हैं और वैसे आप इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसलिए साइट पर जाएं और यहाँ से जाके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू मॉक टेस्ट लें और ज़रूर उसको प्रैक्टिस करें रियल एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ स्पॉटिंग एरर हैं और मैंने ली हैं ये स्पॉटिंग एरर क्योंकि इस तरह के स्पॉटिंग एरर आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में, SSC एग्ज़ाम में और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बहुत कॉमनली आते हैं। द सीक्रेट ऑफ हर गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट शी इज़ गेटिंग अप अर्ली एट 5 AM एंड हैज़ ए 3 mile वॉक एवरी मॉर्निंग। मतलब उसका जो सीक्रेट है उसकी गुड हेल्थ का, वो इस चीज़ में निहित है, वो इस चीज़ में है कि वो जल्दी उठती है सुबह 5 बजे और एक 3 माइल वॉक मतलब उस सैर पर जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक रूटीन की, ठीक है, एक ऐसे काम की जो डेली होता है। तो रूटीन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, कोई भी रूटीन होता है, कोई भी हैबिट होती है या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन इसमें हमने क्या यूज़ किया है, सी इज़ गेटिंग का मतलब तो है कि वह इस समय उठ रही है, जबकि हम कहना चाहते हैं कि वो डेली 5 बजे सुबह उठती है और 3 किलोमीटर की, 3 माइल की वॉक लेती है। तो इसलिए यहां पर आपका शी इज गेटिंग अप अर्ली की जगह आप बोलेंगे शी गेट्स अप अर्ली एट 5 AM। ठीक है, ये यहां पर आप देखिए, ये सी वाले पोर्शन में शी गेट्स अप अर्ली एट 5 AM आप बोलेंगे और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, और ये जो हैज है, ये हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये होने के लिए आया है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए आया है कि उस चीज़ को
हम एक्सपीरियंस करते हैं। हैज का प्रयोग मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, 3 तरीके से होता है। एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक किसी चीज के होने के लिए, और एक किसी चीज को ओन करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर यदि मैं बोलूं आई एम हैविंग माई लंच, तो इसका मतलब है कि मैं अपना जो लंच है उसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हैविंग मतलब उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। और हैव का मतलब होना भी होता है, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो हैव और हैज इनका प्रयोग 3 तरीके से होता है। तो यहां पर इसका प्रयोग हो रहा है एक्सपीरियंस करने के सेंस में। एंड हैज अ 3 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, मतलब वह सुबह 5 बजे उठती है और 3 किलोमीटर का 3 माइल का वॉक डेली वो करती है, और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट है। लाइज का मतलब है कि इस चीज में उसका जो सीक्रेट है वो निहित है। द सीक्रेट ऑफ हर गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट शी गेट्स अप अर्ली एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड हैज अ 3 माइल वॉक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में यहां पर देखिए आप, यहां पर ये 3 माइल वॉक जो है, ठीक है, 3 माइल वॉक में जो नाउन होती है, जो मेजरमेंट की जो नाउन होती है, जैसे इसमें माइल है, तो ये हमेशा इसमें सिंगुलर में आती है। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे इसमें यदि मैं 3 माइल्स करता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो जिसमें ये हाइफन लगा रहता है, ठीक है, इसमें जैसे इसमें ये हाइफन जो लगा हुआ है, ये जो हाइफन लगा हुआ है, इससे ये जो नाउन है, ये 3 माइल, ये कंपाउंड नाउन बन जाती है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, जैसे इसमें माइल है, ठीक है, वो हमेशा लिखा जाता है सिंगुलर में। ठीक है, जैसे 5 ईयर ओल्ड या कुछ भी ऐसे इस तरह से कुछ भी होता है, या जैसे 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस तरह से जो कंपाउंड नाउन होती है उसमें ये बीच में हाइफन लगा रहता है। हाइफन के बाद आने वाली जो नाउन होती है वो सिंगुलर में लिखी जाती है। तो ये भी एक रूल है ग्रामर का, तो इसको भी आप याद रखिए। और किसी भी हैबिट को बताने के लिए, किसी भी रूटीन चीज को बताने के लिए, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है ये। और यदि मैं यहाँ पर इज लगा दूं कि सी इज गेटिंग अप अर्ली एट 5 AM, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह 5 बजे उठ रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो SSC का हो, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करिए और अच्छे से सीखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हिज क्वेरलसम डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को सही करने का तरीका क्या है, कि मतलब स्पॉटिंग एरर की मैं बात कर रहा हूं। स्पॉटिंग एरर को सही करने का तरीका यह है कि हर पार्ट को आप एकदम ध्यान से देखो। तो हिज क्वेरलसम डॉटर, उसकी झगड़ालू बेटी, तो ये पार्ट सही है। ऑलवेज डू समथिंग, अब देखिए अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये सही लगेगा पूरा सेंटेंस, लेकिन इसमें मैं गलती बताता हूं आपको। दैट में इनकर का मतलब है कि उसके ऊपर वो चीज डालना। इनकर इंसल्ट ऑन सही है, ऑन हर नेबर्स। अब नेबर्स चूंकि प्लूरल है तो इसलिए यहां पर इसमें होल्ड आया है, और होल्ड सही है। यदि नेबर होता तो ये होल्ड्स होता। ठीक है, तो ये तो सही है इसमें, लेकिन यहां पर इसमें चूंकि ये सिंगुलर है, डॉटर जो है वो सिंगुलर है, वो एक वचन है, इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। ठीक है, तो डू की जो सिंगुलर वर्ब होगी, जो सिंगुलर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, डू का सिंगुलर फॉर्म होगा डज। ठीक है, तो इसलिए यहां पर इसमें डज आएगा, डू नहीं आएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसलिए होता है, जैसे कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बोलते हैं प्लीज डू समथिंग। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है यू, तो वो छुपा हुआ रहता है। तो यदि मैं बोलता हूं डू समथिंग तो उसका मतलब होगा यू डू समथिंग। तो इसलिए वो चीज वहां पर सही है। तो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो डू है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर हम डू की जगह डज लगाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं,
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये रेगुलर वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, डॉटर, वर्ब क्या हुआ, डज, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, समथिंग। तो इस तरह से ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो एसबीओ पैटर्न पर आधारित होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जो वर्ब होती है उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं एस या ई एस। तो चूंकि ये सिंगुलर है, डॉटर सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो होगी डज, डू नहीं होगी। और इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा बी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी पैटर्न पे यदि कोई भी सेंटेंस आता है तो आप उसको बिल्कुल सही करिए और पूरा लॉजिक लगा के करिए। आपको लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को, रूल को समझना है। सेंटेंस में तो वर्डिंग चेंज करते रहते हैं एग्जामिनर, तो आपको बेसिक रूल्स को आपको समझते हुए इसको आगे करना है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द असिस्टेंट्स ऑफ दिस चाइनीज कंपनी इज वेरी रिस्पॉन्सिव टू द विजिटर। देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है और इसमें कई रूल्स होते हैं इसके। जैसे इसमें एक बेसिक रूल ये है कि नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच आपका बट ऑल्सो के बाद आएगा। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद इसमें द मैनेजर मतलब नाउन है और इसमें भी नाउन है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर सही है। लेकिन इसमें एक रूल ये है कि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर, ठीक है, वो जुड़ेगी बट ऑल्सो से, या आप कह सकते हैं कि अपने पास वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहां का इच के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, दो सब्जेक्ट हैं इसमें, एक मैनेजर है और एक है आपका असिस्टेंट्स। तो पास वाला कौन सा है, इच के पास कौन सा है, इच के पास ये वाला सब्जेक्ट है असिस्टेंट। ये मैनेजर दूर है, यदि इसको मैं लंबा करके लिखूं, ठीक है, तो असिस्टेंट इसके पास होगा, इसके, और मैनेजर दूर होगा। तो यहां पर जो वर्ब आएगी, ये जो वर्ब है ये किससे क्वालिफाई होगी, मतलब किससे जुड़ेगी, मैनेजर से या असिस्टेंट से। ये जुड़ेगी असिस्टेंट से। ठीक है, और असिस्टेंट कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए ये जो वर्ब है ये यहां पर आप लिखेंगे आर, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है और असिस्टेंट्स प्लूरल है। तो बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ ये वाली ये वर्ब जुड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे आर। तो डी इसमें आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डी आंसर होगा। तो इस वीडियो को आप पूरे को एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत करिए। इसमें मैंने इसी तरीके के सेंटेंस लिए हैं और इनको मैं रूल्स के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और इसी तरीके के सेंटेंस सभी एग्जाम्स में आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज आर एक्सट्रीमली ईगर टू सी दिस स्ट्रेंज बेबी बॉय who claims to know everything about her prenatal existence। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक महिला इस बच्चे को, इस बेबी बॉय को देखना चाहती है, क्योंकि ये बच्चा क्लेम करता है कि ये अपने जन्म से पहले की सारी चीज़ें जानता है। ठीक है, तो इसलिए सारे जो लोग हैं गांव के, वो सभी इसको देखना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर एक वर्ड आया है एवरी, और एवरी को यदि आप हिंदी करें एवरी की, तो एवरी का हिंदी क्या होता है, एवरी का हिंदी होता है प्रत्येक। ठीक है, और प्रत्येक आप यदि ध्यान से इसको देखें तो प्रत्येक में आखिरी में क्या आ रहा है, एक, प्रत्येक मतलब एक। तो ये एक है, मतलब ये सिंगुलर है। तो इसमें दो रूल अप्लाई होते हैं। एक तो एवरी या ईच, इन दोनों के बाद आने वाली जो नाउन है वो सिंगुलर में होगी। तो ये नाउन सिंगुलर में है, एवरी मैन एंड वुमेन दोनों ही सिंगुलर में है। यदि यहां पर मैं एम ई एन कर दूं और यहां पर मैं एम ई एन कर दूं, यहां इसको मैं विमेन कर दूं और इसको मैं एम ई एन मैन कर दूं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन एवरी के बाद चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो ये चीज़ तो सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी। तो चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैन एंड विमेन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, वो लगेगी सिंगुलर। तो ईच और एवरी के बाद आने वाला ना केवल सब्जेक्ट बल्कि वर्ब भी सिंगुलर में आती है। ठीक है, क्योंकि यहां एवरी लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर में माने जाएंगे। और यहां पर आप बोलेंगे इज, आर नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे इज। और इसमें आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, वो होगा बी। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
ये रूल आपको समझ में आया होगा। मैंने एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का बताया है, एक एवरी मैन एंड वुमेन का बताया है, और एक मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक बेसिक रूल बताया है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, और ये देखिए, इफ़ माई फादर वॉज अलाइव टुडे ही वुड स्टार्ट क्राइंग विद हैप्पीनेस टू सी माई सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि मेरे फादर अलाइव होते तो मुझे जो सक्सेस मिली है यूपीएससी एग्जाम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट पोजीशन जो आई है, उसको देख के खुशी के मारे रोने लगते। लेकिन मेरे फादर अलाइव नहीं है, काश मेरे फादर जीवित होते। तो यहां पर मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि काश मेरे फादर अलाइव होते, काश मेरे फादर जीवित होते। तो जब हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं तो यहां पर हम जो सब्जेक्ट लगाते हैं, सॉरी, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल में लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पर वॉज की जगह आप लगाएंगे वर। ये जो वॉज है ये गलत है ग्रामर के हिसाब से। स्पोकन इंग्लिश में कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, इफ माई फादर वॉज अलाइव, इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश इज समथिंग डिफरेंट। स्पोकन इंग्लिश की बात गलत है, स्पोकन इंग्लिश की बात एक अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ग्रामर की, बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग जो इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं उसमें हम वर्क का प्रयोग यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर हम वर्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ए पार्ट में गलत है। तो इस तरह के सेंटेंस में बहुत आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो इन सभी सेंटेंस को, ये मैं बेसिक सेंटेंसेस बता रहा हूँ आपको, और इनको आप प्लीज़ क्लियर करिए और अच्छी तरीके से सीखिए ताकि आपको सफलता मिले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइडेड अस विद ऑल द इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स दैट टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, न्यूज़पेपर एक जनरल हम चीज़ की बात कर रहे हैं, एक जनरल सेंस की बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसी हैपनिंग्स के बारे में बताते हैं जो घटित होती हैं सारे संसार में। ठीक है, तो ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा हमेशा होता है। न्यूज़पेपर ऐसा हमेशा करते हैं, कभी कभार नहीं करते। तो यदि मैं प्रोवाइडेड यहाँ पर लगाऊं तो उसका मतलब हो जाएगा कि पास्ट में किसी समय न्यूज़पेपर ने हमें खबरें दी, पास्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर न्यूज़पेपर ने हमें खबरें दी, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि न्यूज़पेपर हमें हमेशा खबरें देते हैं जो सारे वर्ल्ड में हो रही होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोवाइडेड की जगह आप बोलेंगे प्रोवाइड, चूँकि यहाँ पर ये जो नाउन है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आप बोलेंगे प्रोवाइड, प्रोवाइडेड नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ इसमें गलत है, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्नो लेपर्ड्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज एंड आर ए लार्ज कैट नेटिव टू माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की माउंटेन रेंजेस के ये नेटिव हैं स्नो लेपर्ड्स जो हैं, और इनको लिस्ट किया गया है आपका इंडेंजर्ड एनिमल में। ठीक है, ठीक, ये 3 कैटेगरी होती है एनिमल्स की जो गवर्नमेंट बनाती है। एक होती है थ्रेटन्ड, एक होती है इंडेंजर्ड, और एक होती है एक्सटिंक्ट। थ्रेटन्ड का मतलब है कि एक ऐसा जानवर है कि उसको धमकी मिल रही है, मतलब उसका जो अस्तित्व है वो उस पर अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे की जो कैटेगरी होती है वो होती है इंडेंजर्ड, मतलब वो खतरे में है और ख़त्म हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। और इंडेंजर के बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो होती है एक्सटिंक्ट, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड। अब यहाँ पर भी देखिए, ये कई तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चूंकि यहाँ पर ईडी फॉर्म लगी हुई है, देखिए थ्रेटन्ड में ईडी फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर भी आपका ईडी फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि ये दो हम सेम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो यहाँ पर हम चूंकि ईडी लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम ईडी लगाएंगे। और यदि मैं इंडेंजर ही यूज करूँ तो इंडेंजर क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, तो एज के बाद यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल, तो एज के बाद यहाँ पर आपको या तो नाउन चाहिए या आपको एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव इसको बनाने के लिए आप बोलेंगे इंडेंजर्ड, खतरे में। तो ये पार्ट इसमें आपका गलत है, बी पार्ट इसमें गलत है।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑल्दो हिज फादर ओनली अर्न्स 3000 रुपीज अ मंथ ही मैनेजेस टू सपोर्ट हिज फैमिली एडिक्वेटली। मतलब उसके फादर केवल 3000 रुपये कमाते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाते हैं। ऑल्दो हिज फादर अर्न्स, यहां हम बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि उसके फादर केवल 3000 रुपये कमाते हैं। हिज फादर अर्न्स ओनली 3000 रुपीज। तो जो ओनली का जो प्लेसमेंट है वो गलत है इस सेंटेंस में। इसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, इसमें प्लेसमेंट की, वर्ड प्लेसमेंट की इसमें गलती है। तो जिस सेंटेंस को आपको मॉडिफाई करना होता है, जिस एक सेंटेंस में जिस वर्ड को आपको मॉडिफाई करना होता है, उस वर्ड से पहले हम ओनली को प्लेस करते हैं। तो ओनली हिज ऑल्दो हिज फादर अर्न्स ओनली 3000 रुपीज, केवल 3000 रुपये। ठीक है, तो अर्न से पहले ओनली नहीं आएगा, ओनली यहां से उठ के इसमें यहां पर आएगा। इसमें प्लेसमेंट की, वर्ड प्लेसमेंट की मिस्टेक है, इसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। और इस तरह के सेंटेंसेस भी काफ़ी कॉमन हैं बैंकिंग और एसएससी एग्जाम में, काफ़ी कॉमन है। तो बी पार्ट में इसमें गलती मानी जाएगी और बी इसका आंसर होगा। 9 में देखते हैं। भरमौर विकास मंच हैज अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन फॉर भरमौर गौरीकुंड रोड फॉर मेकिंग द मनी महेश पिलग्रिमेज इजी। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा पे जैसे लोग जाते हैं, साईं बाबा जाते हैं और आपका जो माता मैया पर जाते हैं, इस तरह के जो पिलग्रिमेज होते हैं, ठीक है, उसकी बात इसमें हो रही है। तो भरमौर विकास मंच, ये एक विकास मंच है, ये एक संस्था है, इसने अर्ज किया है, इसने रिक्वेस्ट की है स्टेट गवर्नमेंट से टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसमें एक प्रपोजिशन की एक गलती है। कंस्ट्रक्शन किसका करना है? हमें कंस्ट्रक्शन करना है भरमौर गौरीकुंड रोड का, ताकि मनी महेश की जो तीर्थ यात्रा है वो सरल हो सके लोगों के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो यहाँ पर फॉर के स्थान पर हम यहाँ पर लगाएंगे ऑफ। कंस्ट्रक्शन हम करें इसका, किसका करें कंस्ट्रक्शन? भरमौर गौरीकुंड रोड का। और किस लिए करें? ताकि मनी महेश पिलग्रिमेज की यात्रा सही हो सके। तो यहाँ पर तो ये फॉर सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। फॉर के स्थान पर यहाँ पर इसमें आएगा ऑफ, इसमें आप ऑफ लगाएं और इसमें बी आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं। एट ए टाइम व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ मेजर मॉनिटरी अपहीवल। देखिए, अपहीवल का मतलब होता है एक बड़ा उतार चढ़ाव। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं, देश में 500 के और 1000 के जो नोट हैं वो बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नए नोट आ रहे हैं। एक मॉनिटरी अपहीवल हो रहा है, एक पैसे को लेके, एक पॉलिसी को लेके एक अपहीवल हो रहा है, एक बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो उसकी बात कर रहे हैं हम। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि उन नोट्स की जो वैल्यू है, जो मॉनिटरी वैल्यू है, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, ओल्ड नोट इट इज पर्टिनेंट। इट इज पर्टिनेंट का मतलब है कि ये चीज तर्क संगत है, ये चीज सही है। इट इज पर्टिनेंट टू लुक आफ्टर आवर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज। मतलब जब कंट्री के अंदर एक मॉनिटरी अपहीवल हो रहा है तो ये जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज को देखें, ताकि हम इनको हैंडल कर सकें। ये जो सिचुएशन है, जैसे आपने अभी सुना होगा कि एटीएम के आगे लाइन लगी हुई है, बैंक में अंदर आगे लाइन लगी हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो यदि हमारा बैंकिंग सर्विसेज स्ट्रांग हैं तो हमें इस तरह की सिचुएशन को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही चीज़ इसमें बोली जा रही है। तो यहाँ पर आपका लुक आफ्टर इसमें नहीं आएगा। लुक आफ्टर का मतलब तो देखभाल करना होता है, फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विस की देखभाल करना, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा इसका। तो यहाँ पर आप लुक आफ्टर की जगह लुक एट बोल सकते हैं। लुक एट अवर फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज। हमें देखना जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज को देखें और उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि हम इस तरह की सिचुएशंस का सामना कर सकें। तो इसलिए लुक आफ्टर इसमें पूरी तरीके से गलत होगा, इसमें लुक एट आप बोल सकते हैं। और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। UIDAI एफर्ट्स, ये एक संस्था है, नंदन नीलेकनी जिसके हेड थे,
जिन्होंने आधार कार्ड वगैरह बनाए थे और उन्होंने बोला था कि सभी के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो मल्टीपर्पज़ हो और जो सभी जगह एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका कुछ यूनिफाइड यूनिफॉर्म आइडेंटिटी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से इसका कुछ फुल फॉर्म है। और नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस के हैं वो इसके हेड थे। UIDAI एफर्ट्स वर अंडरटेकन, तो यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है। एफर्ट्स के आगे वर लगा है और वर के आगे अंडरटेकन लगा है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है कि इसके प्रयासों को गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेक किया गया था। ठीक है, तो इसलिए वर लगा है और वर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये तो सही है। आगे देखता हूँ मैं। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एन आइडेंटिटी टू रेजिडेंट्स फर्स्ट इन 1993 with photo identity to the election commission of India, with photo identity और by the election commission of India, यहाँ पर ये टू गलत है। ठीक है, मतलब ये जो एफर्ट्स हुए थे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड जारी किए और उससे सभी को एक आइडेंटिटी यानी पहचान मिली। तो यहाँ पर बहुत ट्रिकी सेंटेंस है, ये काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है और इस सेंटेंस को करने के लिए आपको इस सेंटेंस को समझना पूरी तरीके से ज़रूरी है कि जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो इशू किए गए वो किसके द्वारा इशू किए गए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसलिए अगर मैं टू लगा दूंगा यहाँ पर तो इसका तो मतलब ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को दिए गए फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जबकि अर्थ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने दिए लोगों को। तो यहाँ पर आएगा बाय द इलेक्शन कमीशन टू द पीपल, तो इसलिए डी इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। और इस तरीके से ये बेसिक सेंटेंस हैं, ये सभी एग्जाम में आने वाले हैं डेफिनेटली। आपका IBPS क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें भी डेफिनेटली इसी तरीके के सेंटेंस आएंगे। SSC के CGL के और CHSL का जो एग्जाम है जनवरी में उसमें भी इसी तरीके के सेंटेंस आएंगे। और आपका जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्जाम है उसमें भी डेफिनेटली इसी तरीके के सेंटेंस पूछे जाएंगे। बेसिक सेंटेंस हैं ये है मेरी कुछ लिंक्स और इनको प्लीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ये है फेसबुक का लिंक, तो फेसबुक पर प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए मुझे। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है ये फेसबुक पर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है फेसबुक पर, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। और ये है आपका यूट्यूब चैनल का URL, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और प्लीज़ लिंक्डइन पर भी मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और ये है मेरा ईमेल ID, तो इनके थ्रू आप डेफिनेटली मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका जो सपना है उन एग्ज़ाम में सफलता मिले। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और शुरुआत में मैंने आपको एक साइट बताई थी, यहाँ पर हमने मॉक टेस्ट लॉन्च की हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये है www.test.englissadvantage.in, इस साइट पर जाइए और मॉक टेस्ट लीजिए और अपनी सफलता को इंश्योर करिए सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है असेसमेंट, आपका असेसमेंट होना ज़रूरी है। तो इस साइट पर जाएँ, मॉक टेस्ट लें आप और इनको आप प्रैक्टिस करें और अपनी सफलता को इंश्योर करें। ठीक है, so thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.